Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC. Latest CBSE sample paper 2026 का question number 3. If the phasor diagram for a device connected to AC supply is as shown in the figure, then which of the following statement is true? ट्रू स्टेटमेंट पूछा है, कभी कभी फॉल्स स्टेटमेंट भी पूछा है, इस पे ध्यान रखा करो। ये फेजर डायग्राम दे रखा है और ये चार चॉइस दे रखे हैं। पहले इस फेजर डायग्राम को हम ये समझना है कि ये फेजर डायग्राम ओनली कौन से डिवाइस का है, रजिस्टर का है, क्योंकि एसी सर्किट के तीन एलिमेंट होते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। ये किसका फेजर डायग्राम है, पहले उसको समझते हैं। देखो, उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको पहले से ये पता होना चाहिए कि अगर सर्किट में ओनली रजिस्टर है, लीनियर रजिस्टर, और इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई, और इसके अक्रॉस वोल्टेज हैं वो भी हैं, ठीक है। तो इस वाले केस में आपको याद हो कि आई और वी आर इन सेम फेज। ये फेजर डायग्राम तो करता था, तो लिख देते हैं यहाँ पे वी एंड आई आर इन सेम फेज, आर इन सेम फेज। सेम फेज में आई बराबर लिखते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये करंट का फेज है, एंड वोल्टेज का फेज लिखें तो वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसका भी फेज ओमेगा टी है। तो दोनों का फेज सेम है, तो फेज डिफरेंस 0 है। ये तो ओनली आर में होता है। अगर हम इंडक्टर की बात करें, इंडक्टर की, अगर हम इंडक्टर में, ये हमें पता होना चाहिए भाई पहले से, ठीक है। ये प्रूव भी करते हैं, इनको हम ड्राइव भी करते हैं। ये इंडक्टर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, और इसके अक्रॉस मान लो वोल्टेज वी एल लिखते हैं, वैसे हम वी लिख देता हूँ। तो इसका फेजर डायग्राम कुछ इस तरह से बनाते हैं हम, आई ऐसे बनाते हैं और वी एल ऊपर बनाते हैं। ये वी एल लिख देता हूँ, चलो, और यहाँ वी आर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये 90 डिग्री, देखो यहाँ से इस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं हम, ऐसे इसी जगह से घूमना स्टार्ट करिए, ये इंपॉर्टेंट है। 90 डिग्री ऐसे घूम गए, तो यहाँ पे V लीड कर रहा है I से, मतलब फेज में वोल्टेज करंट से आगे है बाई 90 डिग्री कह दो। V लीड I बाई फेज 90 डिग्री, फेज में आ गया बाई फेज 90 डिग्री, या पाई बाई 2 रेडियन कह दो। तो I की क्वेश्चन लिखते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका इनिशियल फेज 0 है, ऐसे ले सकते हो, क्योंकि यहीं से फेज मेजर कर रहे हैं, तो इसका 0 है इनिशियल। और वोल्टेज का वी नॉट साइन ओमेगा टी, और यहीं से मेजर करेंगे फेज, तो कितना आगे ज़्यादा है, 90 ज़्यादा है, यहीं से मेजर करना स्टार्ट करेंगे। तो इसको ऐसे ले सकते हो आई नॉट साइन ओमेगा टी, 0 लगा दो, है ना। तो 90 ज़्यादा है। अब इसी को अगर हम ऐसे घुमा लें, घुमा भी सकते हैं, कैसे, अगर हम इसको ऐसे घुमाएं, ऐसे वी एल इधर कर लें और आई नीचे कर लें, तो ये भी सही है, इसी का डायग्राम है ये फेजर डायग्राम। सोच के बताओ, अगर वी लीड करेगा तो आई लैग ही तो करेगा भाई। अगर V फेज में 90 डिग्री आगे है, तो करंट फेज में वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होगा, तो उसको ऐसे बनाते हैं। लेकिन इसमें यहीं से घुमाना स्टार्ट यहीं से करेंगे, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे थे, है ना, और अब घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज ऐसे। तो ये थीटा यहाँ पे 90 डिग्री माइनस में होगा। जानते हो, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो एंगल पॉजिटिव लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, यहाँ क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो नेगेटिव एंगल लेंगे। तो V का लिखें, तो V का लिखेंगे ऐसे वी नॉट साइन ओमेगा टी, इनिशियल 0 है, और करंट का लिखें तो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के 90 डिग्री। इसमें फेज किसका ज़्यादा है, करंट का या वोल्टेज का? देखो, तो वोल्टेज का ज़्यादा है करंट से, और यहाँ पर भी देखो किसका फेज ज़्यादा है, करंट का या वोल्टेज का? तो वोल्टेज का ही ज़्यादा, देखो, है ना। इसका फेज है ओमेगा टी और इसका फेज है ओमेगा टी माइनस के 90। भाई करंट ही तो लैग कर रहा है यहाँ पे, आई लैग बिहाइंड वी
बाई फेज 90 डिग्री। ये दोनों बातें एक ही हैं। वी लीड करेगा आई से तो आई लैग ही तो करेगा, तो उसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ये दोनों बात ही एक ही हैं। ठीक है, अच्छा कैपेसिटर में आ जाएं। अगर हम कैपेसिटर में आ जाते हैं, अगर ओनली कैपेसिटर है और इसके क्रॉस वोल्टेज VC है और करंट फ्लो कर रहा है I, तो इसका फेजर डायग्राम हम कुछ इस तरह से बनाते हैं कि ऐसे तो बनाते हैं I और ऐसे बनाते हैं हम VC। अभी वो स्टार्ट यहीं से करेंगे, ऐसे नीचे जाएंगे तो VC क्या कर रहा है यहाँ, VC जो है लैग कर रहा है, V लैग बिहाइंड। जब नीचे होता है तो लैग करता है ना, तो V लैग बिहाइंड I बाई फेज 90 डिग्री। तो I तो कुछ नहीं कर रहा ना, तो I तो ऐसे लिख दो, I साइन ओमेगा टी, इसका तो फेज 0 है इनिशियल, और इसका लिखेंगे तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के 90 डिग्री, क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहा है, घूमना स्टार्ट यहीं से करना है। तो देखो किसका फेज ज़्यादा है, ओमेगा टी करंट का फेज ज़्यादा है, वोल्टेज का फेज कम है, तो कम है ना, तो V पीछे है फेज में I से 90 डिग्री, I से पीछे है ना, ऐसे भी ना देख सकते हैं। अच्छा इसे घुमा दो, अगर इसे घुमा दोगे कुछ इस तरह से कर दो, देखो घुमाने का मतलब क्या है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, इसे घुमा के ऐसे ले आओ, ऐसे नहीं, ऐसे कर दो, तो ऐसे घुमाएंगे तो ये इसको एक और ऐसे बना सकते हैं कि V को इधर ले आए और I को ऊपर ले गए घुमाने के बाद। सोचो अगर आप इसको घुमाओगे तो ये यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री और ये वहाँ पे तो पहुँच जाएगा, ऐसे तो पहुँच जाएगा। अब मेजर तो यहीं से करते हैं, लेकिन अब घूमेगा ऐसे, तो I लीड कर रहा है, I लीड V बाई फेज 90 डिग्री, ऊपर हो तो लीड करता है। तो V की इक्वेशन लिखें तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 0, और I की इक्वेशन लिखें तो I नॉट बराबर साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। किसका फेज ज़्यादा देखो, करंट का, यहाँ पर भी करंट की फेज ज़्यादा देखो, और कितना ज़्यादा ये भी देखो, 90 डिग्री ज़्यादा यहाँ पे भी, भाई यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के 90 और यहाँ इसका फेज ओमेगा टी है और यहाँ ओमेगा टी माइनस के 90, तो करंट का ही तो फेज ज़्यादा है 90 डिग्री, ये और ये एक ही बात है। तो कैपेसिटर के लिए ये कहानी हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ पहले यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं, मेन क्वेश्चन पर, अपने मेन क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट पेज पर आइए। अब उसने दे रखा है हमें यहाँ डायग्राम ऐसे, ऐसे ये दे रखा है उसने V, और ये दे रखा है 90 डिग्री से यहाँ पे I, ये 90 डिग्री दे रखा है, लेकिन फेज हम यहाँ से मेजर करना शुरू करते हैं, यहाँ से, चाहे क्लॉक कर लो चाहे एंटी क्लॉक कर लो। जैसे मैं यहाँ पे करूँ तो इसका फेज तो ये है कुछ इनिशियल फाई 1 है, और इसका फेज यहाँ से यहाँ तक है, तो मैं V की इक्वेशन लिखूँ ना, तो V की इक्वेशन लिखूँगा V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, ये इनिशियल फेज 5 मान लेता हूँ, प्लस 5, और I की इक्वेशन लिखूँगा तो मैं लिखूँगा I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, यहाँ से देखो ये कितना है पूरा 90 प्लस 5 है ऐसे। अब बताओ किसका फेज ज़्यादा है, तो करंट का फेज ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है देखो, तो आप देखोगे तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 90 ज़्यादा है, तो आई लीड V बाई फेज 90 डिग्री, लीड कर रहा है 90 डिग्री ऐसे आई वोल्टेज से। उल्टा भी घुमा के देख लो, उल्टा घुमाओगे तो माइनस करना पड़ेगा, घुमा के देख लो कोई दिक्कत नहीं है, घुमा के देख लो, ये V है और ये आपका I है बेटा, ये 90 डिग्री है यहाँ पे। अगर आप यहाँ से ऐसे घुमाते और यहाँ से ऐसे घुमाते, है ना, तो I की इक्वेशन क्या लिखते, अगर इसे 5 मानो तो I की इक्वेशन लिखते I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5, और V की इक्वेशन क्या लिखते, V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस कितना 90 प्लस 5, ये
अभी भी सोच के बताओ किसका फेज ज़्यादा है। तो इसका फेज है ओमेगा टी माइनस के फाइव और इसका फेज है ओमेगा टी 90 प्लस फाइव। किसका फेज ज़्यादा है सोच के बताओ। इसका फेज, अभी भी करंट का फेज ज़्यादा है, आप चेक करो तो यही दिखाई देगा। तो आई जब लीड करे बी से बाई फेज 90 डिग्री, आई लीड कर रही है, तो आ जाओ अपने उसमें देखते हैं आई किस में लीड कर रही थी। तो देखो आई लीड कर रही थी इसमें कैपेसिटर में वोल्टेज से 90 डिग्री, है ना। वोल्टेज तो लैग कर रहा था। इसमें आ जाओ, आई क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। देखो आई लैग कर रहा है, लेकिन हमारा तो आई लीड कर रहा है ना भाई, आई लीड भी बाई फेज 90 डिग्री। तो ये लैग कर रहा है ना, और ये जो सेम फेज में ही था, ना कोई लीड ना कोई लैग। तो ये बात तो समझ में आई कि हमारा जो डिवाइस है वो कैपेसिटर है। तो सबसे पहली बात, हमारा जो डिवाइस आया, जो हमारा डिवाइस आया वो कैपेसिटर आया, है ना। थोड़ा सा इसने डायग्राम को बड़ा सावधानी भरपूर बनाया है, बड़ा खतरनाक है ना डिवाइस। ये कैपेसिटर है। अब कैपेसिटर में अगर हम समझते हैं, कैपेसिटर अगर समझते हैं, अब इसमें क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है। पहले तो हमने पहचान लिया कि वो डिवाइस कैपेसिटर है, ठीक है नहीं। अब पढ़ते हैं चॉइस से जाना पड़ेगा अब हमें। जैसे पहली चॉइस जाते हैं, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इंक्रीज्ड, इस एसी सोर्स की अगर फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, देन द इम्पिडेंस ऑफ द डिवाइस इज डिक्रीज। तो देखो इस सर्किट का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो एक्सी होता है, और इस सर्किट का जो इम्पिडेंस होगा वो भी इस एक्सी के बराबर ही होगा, ठीक है। और एक्सी इक्वल टू होता है 1/ओमेगा सी, और ओमेगा बराबर होता है 2πfc। अगर आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, एफ बढ़ाओगे, तो इम्पिडेंस घटेगा। देखो कैसे रिलेशन है। तो लिख रहा है व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इंक्रीज देन द इम्पिडेंस ऑफ द डिवाइस डिक्रीज। तो सही हो रहा है, ए चॉइस इज करेक्ट। ए तो करेक्ट है, बाकी की चॉइस चेक कर लो, आंसर तो एक ही सही होता है। फिर भी चेक कर लो अगर बी चॉइस की बात करें, दिस डिवाइस बिहेव कंडक्टिंग वायर व्हेन द कनेक्टेड अक्रॉस डीसी सोर्स। वो कह रहा है कि अगर ये डिवाइस को अगर आप डीसी सोर्स से जोड़ दोगे, तो जानते हो जब डीसी सोर्स से जोड़ते हैं तो ये बिफोर स्टडी स्टेट इसमें करंट फ्लो करती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जैसे ये फुली चार्ज हो जाता है, जैसे ये फुली चार्ज हो जाता है, तो उस वाली कंडीशन में इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इस डीसी सोर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर हो जाता है ना, और करंट का फ्लो करना बंद हो जाता है। और अच्छी तरीके से कहें तो एक डिस्प्लेसमेंट करंट होती है, बीच में से सर्किट टूट जाता है, आईडी जीरो हो जाता है जब स्टडी स्टेट रिटर्न कर लेगा, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, है ना। और ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे भी बोल देते हैं कई लोग कि फ्रीक्वेंसी जीरो है साहब, तो इसका जो इम्पिडेंस है ना, वो इन्फाइनाइट हो जाएगा। ओके, फ्रीक्वेंसी जीरो रखेंगे तो इम्पिडेंस इन्फाइनाइट, और इम्पिडेंस इन्फाइनाइट तो करंट को वो ब्लॉक कर देगा, और इसीलिए ये एक ऐसे काम करेगा ओपन सर्किट की तरह से, एक वायर की तरह से काम नहीं कर रहा, एक ओपन सर्किट की तरह से काम कर रहा है। ऐसे यहाँ से सर्किट टूटा हुआ है इन स्टडी स्टेट, इन स्टडी स्टेट, है ना, इस वाले केस में मतलब लास्ट टाइम इन टी बराबर इन्फिनिटी पर बोलते हैं ऐसा हम उसमें, है ना। तो ये ऐसा होता है ये, तो इसीलिए ये चॉइस भी गलत है। अगर हम बात करें आगे, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स डिक्रीजेज, अगर फ्रीक्वेंसी सोर्स की डिक्रीज कर रहे हैं तो इम्पिडेंस डिक्रीज हो रहा है। तो देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करते तो इम्पिडेंस इंक्रीज होता, तो ये भी गलत है। दिस डिवाइस स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, नहीं, कैपेसिटर में तो जो एनर्जी स्टोर होती है ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और आपने फॉर्मूला पढ़ा भी होगा कि जो एनर्जी स्टोर होती है हाफ सी वी स्क्वायर करता है, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है ना। और इंडक्टर में होती है मैग्नेटिक एनर्जी, जब इंडक्टर बनाते हैं ना उससे किसी ऐसे सोर्स से जोड़ दें तो इसमें मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये मैग्नेटिक होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हाफ LI स्क्वायर आता है ऐसे, है ना। इसकी अगर हम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देखते हैं ना, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं उसे, वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इसमें,
और इसकी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देखते हैं, जिसे एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ये B²/2μ0 आता है ये। तो ये पक्का है कि इसमें मैग्नेटिक एनर्जी तो स्टोर नहीं होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होगी, तो ये भी गलत है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसमें बहुत समय लगा, अगर आपको ये थोड़ा सा कंट्रोल कर लोगे तो सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।